साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीनतम में आपका स्वागत है साथियों। मैं गंगा सिंह बगडवाल। साथियों, ईरान के चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ इजराइल, यह शीर्षक है जिसपे हम लोग आप चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में भी आपको प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि युद्ध की शुरुआत क्यों और कैसे करनी पड़ी इजराइल को, क्योंकि हमने देखा है बचपन से लेकर अब तक कि जब भी एक ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि आपका अस्तित्व खतरे में है और आगे कोई भी रास्ता सुलभ नहीं है, तो आपको अंतिम निर्णय लेना ही पड़ता है साथियों। जिसके तहत इजराइल ने काफी सोचते बूझते ये निर्णय लेके आक्रमण किया। अगर ये आक्रमण नहीं करता इजराइल और खुदा न खास्ता परमाणु बम बना देता ईरान, तो सबसे पहले टारगेट इजरायली था और उसका उनको पता था कि उनका पूरा ही अस्तित्व खत्म हो जाता देश और दुनिया से। तो बचा क्या साथियों? तब बचा ही कि आप सोचिए, क्योंकि यही कहना था रूस और यूक्रेन के युद्ध में। आपने सुना होगा युद्ध अब 3 साल से लगातार चल रहा है, लेकिन बीच में आपने देखा होगा कि जब युद्ध का दौर चल रहा था तो रूस का भी यही कहना था, क्योंकि नाटो सब इकट्ठे हो गए थे। नाटो में अगर वो शामिल हो जाता तो उसका दुश्मन उसका बिल्कुल नजदीक होता और वो उसके अस्तित्व को खतरा था। तो यही कदम उठाया, वो भी कदम सही था रूस का, जियोपॉलिटिक्स की और उनके अपने वजूद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भी जो है इजराइल का कदम जो है, और बिल्कुल हमें लगता है कि ठीक है। अपने अस्तित्व की लड़ाई को समझना चाहिए, शत्रुबोध को देखना चाहिए, बहुत जरूरी है, सबसे पहला है। और वो आक्रमण हम पे कर दे, हमारा अस्तित्व खतरा हो, इससे पहले ही इजराइल ने आक्रमण कर दिया। ये बहुत बेस्ट नीति है, युद्ध की रणनीति है, जो कि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर। अगर हिंदुस्तान एक भी दिन देर करता तो हो सकता था पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हो सकता था, लेकिन हिंदुस्तान ने पहल की, ऑपरेशन सिंदूर को बिल्कुल 101% सक्सेस पहुंचाया साथियों। तो ये तो युद्ध की शुरुआत हुई साथियों। अब थोड़ी सी बात करते हैं शक्तियों का विश्लेषण। ईरान क्यों कूद रहा है इतना? चलो, परमाणु बम तो जब बनता तब बनता, आज के संदर्भ में ईरान के पास ऐसी कौन से, आपने देखा होगा जो भी युद्ध का दायरा चल रहा है, इजराइल के सामने तो बिल्कुल अमेरिका खड़ा है। और यूरोपियन कंट्रीज ने भी अभी जो G7 की मीटिंग थी, जिसमें ट्रम्प साहब वापस आ गए थे मीटिंग को छोड़ते हुए, उसका भी कारण यही युद्ध है। तो वहां भी यह निश्चित हो गया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इस तरफ क्या है, ईरान के सामने क्या है? भले पीछे से रूस सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस को उन्होंने ड्रोन दिए, अपने शाहीन ड्रोन दिए और भी दिए होंगे निशान, लेकिन सामने से एकदम नहीं। चीन जरूर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो भी सोचते समझते दुबकते छिपते कर रहा है। अभी सामने से ऐसा कोई अरब कंट्रियों का कोई मतलब नहीं है, अभी आप देख रहे होंगे ना ही, क्योंकि जिस मुसलमान कंट्रीज के लिए ये बन रहे थे ईरान वाले कि जो है वो उनका संगठन और उनका किसी देश का समर्थन आपने देखा साथियों, नहीं आया। और इजराइल की ताकत आपने देखी होगी, इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर उसके जितने भी शक्ति के भंडार थे सबको समाप्त करते जा रहा है, धीरे धीरे करते जा रहा है, और अभी भी कर ही रहा है। चाहे एयरबेस से रहा हो, चाहे मिसाइल फैक्ट्री रही हो, और यहाँ तक कि जो परमाणु बम का जो भी ठिकाना है उनका, भले ही अभी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं है, लेकिन कई साल पीछे कर दिया है। और आने वाले समय में अगर उसको वो हथियार प्राप्त होते हैं जो बंकरों को भी ध्वस्त कर सकते हैं, जो कि सिर्फ दुनिया में अमेरिका के पास है, तो वो भी वो करेंगे। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ट्रम्प का वापस आना और ये सब दिखाता है कि वो भी, अमेरिका भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस लड़ाई में कूदने को उत्सुक है और कूद जाएगा साथियों। तो शक्ति की बात
जहां तक ईरान की बात है सिर्फ मिसाइलें हैं जिसके आधार पर वो लड़ सकता है। वायुसेना उसकी बिल्कुल एक तरह से ना के बराबर समझिए आप। एयरफोर्स ना के बराबर, लड़ाकू विमान ना के बराबर, जो कि इतना 2000 किलोमीटर ये रन नहीं कर सकते। उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम नहीं, सिर्फ मिसाइलें हैं जो आज के संदर्भ में जो सूचना प्राप्त है लगभग 8 या 10,000 के आसपास मिसाइलें हैं, जो कि अगर 2-4 साल में और वो 20,000 तक पहुंचाता तो वो बहुत बड़ी ताकत भी है समझिए, और वही उसका विकल्प है जिसका वो प्रयोग कर रहा है। ये तो शक्ति की बात है साथियों। अब ये समझिए कि इजराइल के पास, मुझे लगता है इजराइल अगर युद्ध और भड़का और ईरान ने और ज्यादा अपनी मतलब मिसाइलों का जो मैंने बताया आपको कि और परसेंट बढ़ाया, तो विकल्प क्या बचेगा इजराइल का, बताइए। वो तो छोटा सा देश है ना, भले ही डिफेंस सिस्टम उसका एयर डिफेंस में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इतना भी नहीं है ना कि अगर मान के चलो सैकड़ों हजारों की तादाद में मिसाइलें आएंगी तो कितना रोक पाएगा। ऐसा तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं दुनिया में जो कि 101% की आपको देता हो। चलो 10, 20, 100, 50 आ रहे हो, तो अगर हजारों के हजारों मिसाइलों को लॉन्च करेगा तो फिर कैसे होगा साथियों। तो एक विकल्प बचता है जो मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए है, वो है परमाणु बम की दोबारा से शुरुआत हो सकती है, ऐसा लगता है। अगर कोई विकल्प ना दिखा तो ये हो सकता है कि अगर अस्तित्व खतरे में आया इजराइल का तो वो इससे भी नहीं हिचकेगा। आपने देखा होगा अभी जो युद्ध चल रहा है, इजराइल की तरफ से जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है वो ना तो जनता को टारगेट किया जा रहा है, सिविल पे कहीं भी टारगेट नहीं है। आप देखिए, आप सिर्फ सैन्य जो उनके जो बंकर है उनके लिए है, ये जो एयरफोर्स के रन अप है उनके लिए है जिसे बोलते हैं, और मतलब जहां भी उनकी मशीनरी है, मिसाइल फैक्ट्री, उन्हीं को तो टारगेट किया गया है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है, ईरान तो जानबूझ के जो है उनके शहरों में और जनता में मिसाइलों को दाग रहा है जिससे कि वहां की स्थिति भयावह बन जाए और जनता ही उठ के जो है इजराइल के शासन के विरुद्ध खड़े हो जाए। तो फिर क्या विकल्प बचेगा, फिर ये होगा कि भैया जब अपने गले से ऊपर पानी आ गया तो नाक के तरफ, तो फिर तो वो तो मरा क्या ना करा, मरता क्या ना करता। ये कहावत बुजुर्गों ने बनाई थी, बिल्कुल ठीक है। वो फिर जो है मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमाणु बम या परमाणु बम जो है युद्ध इजराइल जो है ठोक दे ईरान के ऊपर। अगर ऐसी स्थिति बनी फिर क्या होगा, आप सोचिए सर, कल्पना कीजिए। क्योंकि परमाणु बम का प्रयोग दुनिया में अगर अभी तक हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने सिर्फ जापान के ऊपर किया था, जबकि जापान पास तो कोई परमाणु बम नहीं था। तो उसकी जो मतलब कहना चाहिए कि उसका जो परिणाम है दुनिया देश आज भी मतलब उस क्षेत्र के लोग देख रहे हैं और भुगत रहे हैं साथियों। जो क्षेत्र में रहा है उसकी पीढ़ियां उसको भी दर्द को आज झेल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला है कठिन तो जरूर है लेकिन असंभव नहीं लगता है। मेरे वीडियो को आप देखिएगा और आने वाले समय में इस बात को अगर कोई बात होती है तो आज की डेट को नोट करिएगा। तो ये निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति बन सकती है अगर, क्योंकि इजराइल के पास, भाई इजराइल है कितना, अगर 10,000 मिसाइलें हैं उसके पास, अगर वो प्रतिदिन 100 मिसाइलें 200, 400, 500 डेली करेगा तो एयर डिफेंस सिस्टम कितना इफेक्टिव होगा और कितना परसेंट उसको रोकेगा। कुछ तो गिरेंगे, ब्लास्टिक मिसाइलें हैं तो कितना नुकसान करेंगे, आप खुद सोच सकते हैं साथियों। तो मेरा ये कहना है कि वर्तमान समय में जो बहुत ज्यादा भयावह स्थिति बन सकती है और इजराइल को अपना अस्तित्व बचा के रखना है साथियों। जो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो G7 की मीटिंग छोड़ी है और उसका परिणाम उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे समझौता नहीं कराना, शांति वार्ता नहीं करानी है और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो इशारा ये भी समझिए आप, बहुत कुछ बड़ा का मतलब है कि बहुत कुछ बड़ा जो कि कल्पना से परे है। अब बाकी देखिए क्या होता है, ना तो मैं जानता हूँ आने वाले समय के लिए, ना आप आकलन ही कर सकते हैं साथियों। और हम तो यही चाहते हैं कि विश्व शांति हो पूरी दुनिया के अंदर
मानवता का जो है कम से कम मानवता बनी रहे, इंसानियत बनी रहे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ये तो सदियों से चला आ रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों दुनिया के अंदर हैं। सच और झूठ का पलड़ा तो हमेशा रहेगा और ये लड़ाई तो सदैव रहेगी। रात और दिन की लड़ाई तो सदैव रहेगी साथियों। लेकिन मुझे आज इस वीडियो में तो ये बातें कहनी थी, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपके सामने प्रेडिक्ट किया। इसी के साथ आज का अंग यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंग में कुछ नई बातें आपके साथ उपस्थित होकर करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की